नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री आसीन के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा के जोड़ों पर करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है और चयनित भाई ने नेतृत्व में 100 साल की नई ऊर्जा और जोत को साथ में आगे बढ़ाया है। गीता प्रेस का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी जय दयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैंडसौन में आगामी बजट सत्र के लिए सरकार की तैयारी पूरी होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पूरी तरीके से गत वर्ष पर भी बजट सत्र गैंडसौन में कराने की बात की गई है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते वहां पर सत्र नहीं हो पाया, बल्कि मानसून सत्र करा पाए। इस बार सरकार की पूरी तरीके से तैयारी है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया है। कैबिनेट ने आपको अधिकृत किया है और पिछली बार बजट सत्र गैरसैंण नहीं हो पाया था। इस बार ये उम्मीद मानी जाए कि हम गैरसैंण में जाए। बजट सत्र पिछली बार भी मैंने प्रस्तावित गैरसैंण ही किया था, भराड़ीसैंण में, लेकिन चूंकि उस समय मेंटेनेंस का काम विधानसभा के अंदर चल रहा था, इसलिए मजबूरी हो गई थी। हालांकि उस समय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी स्वयं स्थिति स्पष्ट करी थी, लेकिन इस बार पहले से हम लोग तैयार हैं। ये पहले से ही तैयारी है कि इस बार का बजट सत्र हमारा भराड़ीसैंण, हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं पर होगा। सर, यूसीसी को समान नागरिक संहिता और एक समान कानून की दिशा में एक नई राह देखने वाला उत्तराखंड ऐतिहासिक पल। समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार इसे केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय के उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पहली बार 27 जनवरी को प्रदेश भर में समान नागरिक संहिता दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसका राज्य स्तर कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे और यूसीसी दिवस को लेकर सरकार की इस मंशा स्पष्ट पर कानून को फाइलों से निकालकर समाज के बीच ले जाने की बात कही गई है और ये बताया गया है कि उत्तराखंड में समानता के विचार को लेकर जमीन पर उतरने का इतिहास रचा है। देखिए, पिछले वर्ष 27 तारीख से जब से यूसीसी लागू हुआ और मीडिया के जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम इसमें चलाया और आने वाले 27 को जब इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसको लेकर के और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जो किसी की अगर कोई सुझाव है, जो पोर्टल बना है, पोर्टल से संबंधित उसको भी आमंत्रित किया जाए। पहले भी पोर्टल में कई शिकायतें और सुझाव आए थे जिनको दूर करके उनका सरलीकरण किया गया है।
और एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे जो शादी का पंजीकरण है वो हुआ है। यूसीसी के बाद जो मातृशक्ति है, सबको समानता का अधिकार मिला है और समाज में अगर देखें चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो या आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो, यूसीसी प्रदान करती है। तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। आगामी 27 तारीख को वर्ष पूरा करने पर हम लोग इसका वार्षिक समारोह का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का सबसे पड़ाव हरिद्वार में देखा गया। इस दौरान अंतिम चरण के आध में अमित शाह निरंजन अखाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और संत समाज से आशीर्वाद लिया। आखड़ा परिषद में पहुंचकर उन्होंने मां गंगा को नमन किया और आखड़े की धार्मिक परंपराओं को नजदीकी से देखा। इस दौरान संतों के साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक मूल्यों पर संवाद किया। निरंजन आखड़े में अमित शाह का ये प्रवास आस्था और संत समाज से सीधा जुड़ाव का संदेश देता नजर आया। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अभी पूजा पाठ करके आरती भी की, सभी कुछ किया, मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी की पूजा की और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हरिद्वार के अंदर हमारा जो सिद्ध हनुमान जी हैं, मेरे वहां जाने की इच्छा है। तो हमारे अध्यक्ष जी रविंद्रपुर जी ने कहा कि अखाड़े में हमारे हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां जाइए। तो इधर आए और करीब 10-15 मिनट तक रहे और हम लोगों ने उनको हनुमान जी की चांदी की मूर्ति भेंट की, गंगाजलि दी और शॉल उड़ा करके स्वागत किया। नहीं ऐसा, वो बड़े व्यस्त थे, उनको जाना था, एक तो लेट हो गए थे और बस बड़े खुश हुए हमारे अखाड़े की लोकेशन देख करके। बोले ऐसा सीन मैंने नहीं देखा किसी अखाड़े का। बोले कि ऐसे सीन में हमारा नहीं खड़ा है, मतलब सामने गंगा जी बह रही है, व्यू देख के बड़े खुश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का अंतिम पड़ाव हरिद्वार में रहा। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अमित शाह रंजीर अखाड़े पर पहुंचे और अखाड़े में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद अमित शाह ने साधु संतों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सुरक्षा की बात करें तो खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। हरिद्वार से कैमरा पर्सन अरहान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के डी और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्णा की उपस्थिति में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में पतंजलि आपातकालीन और क्रिटिकल केयर अस्पताल में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल में उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज विश्व के इतिहास का प्रथम एकीकृत अस्पताल, एकीकृत इलाज और गृह मंत्री ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल का उद्घाटन किया है और इसके लिए उनका अभिनंदन है। यहाँ पर डायलिसिस की भी व्यवस्था है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि डायलिसिस को टाला जाए। घुटने बदलने की भी व्यवस्था है, कमर और रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन की भी व्यवस्था है, पेन सर्जरी की भी व्यवस्था है, लेकिन ये सब हम पहले लेंगे, फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा। कर तो करो। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व के इतिहास का प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट और हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है, वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से
फास्टिंग, उपवास, उपासना की जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षी तर्पण, कर्ण पूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। जैसे बाहर हम झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि शंख प्रक्षालन से होती है, कोलोन थेरापी से होती है, और 100 से ज्यादा प्रकार की तो हम बस्ती करवाते हैं, और बस्ती की जो मस्ती है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने 2027-2024 के आगामी बजट की तैयारी तेज कर दी है। राज्य की कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बजट सत्र की तारीख का ऐलान करने के लिए अधिकृत किया है। इस बीच राज्य सरकार का बजट विभिन्न तमाम विभागों पर प्राप्त प्रस्तावों का अध्ययन कर रहे हैं। वित्त सचिव दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग को सभी प्रस्ताव मिल चुके हैं और अब उनका गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार का आम बजट सार्वजनिक होता है और राज्य सरकार भी अपने बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हमारे विभाग, वित्त विभाग द्वारा लगभग 1 माह पहले ही सभी विभागों को सूचित किया गया था कि वित्तीय वर्ष आने वाले 2026-27 के लिए जो भी उनकी मांगे हैं उसके हम लोगों को सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दे। सभी विभागों ने अपनी पोर्टल पर सूचना उपलब्ध करा दी है और उसके बाद हम लोगों ने ये पोर्टल बंद कर दिया गया है। वित्त विभाग के स्तर से इसका भी परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के उपरांत एक एक विभागों को आमंत्रित करते हुए उनके संदर्भ में बजट डिस्कशन जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। बजट डिस्कशन का मुख्यतः उद्देश्य ये रहता है कि हम लोगों के विभागों की जो भी प्राथमिकताएं है उसको हम लोग समझे और उसके संदर्भ में जो संसाधन की आवश्यकता है उसको किन किन मदों में हम लोग पूर्तता कर सकते हैं इसके बारे में निर्णय करना होता है। साथ में माननीय कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय हुए हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई हो, कोई जो है वो नए बदलाव आए हो, जैसे स्टाफिंग पैटर्न में हो, कोई रेम्यूनरेशन में हो, कोई जैसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हो कि आपके एम्प्लॉयज को आपने बड़ी संख्या में इस पर ले लेना है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेने हैं, इस तरह के जो निर्णय हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहती है जिसके संदर्भ में डिस्कशन उपरांत हम लोग उसका प्रोविजन करने का प्रयास करते हैं और ये तैयारी अभी लगभग हमारी डिस्कशन की 1 माह चलेगी। इसी दौरान हम लोगों का 1 फरवरी को भारत सरकार के स्तर से भी बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके भी बड़े मायने रहते हैं हमारे राज्य सेक्टर के लिए और राज्य के बजट के लिए, तो उसका भी गहनता से हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके संदर्भ में जो भी प्राविधान हम लोगों को बजट में लेने हैं उनको जो है हम लोग इंक्लूड करते हुए हम लोग अपने बजट को फाइनल शेप दे देते हैं। उसके उपरांत जो है ऑनरेबल मंत्रिमंडल के सम्मुख उसको प्रस्तुत किया जाता है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में बंजारावाला मार्केट क्षेत्र में एक लाचार विधवा मां विजय लक्ष्मी अनवार ने हिम्मत जुटाकर प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उसके बेटे उसे नशा कर उसे पीटते हैं, पैसे मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच कराई। पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों की बातों से उस मां की दर्द की पुष्टि की गई। प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की और दोनों बेटों को पहली बार अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी एवं कर्तव्य का एहसास हुआ। न्यायालय ने दोनों बेटों में मां और से माफी मांगी और नशा छोड़ने और हिंसा ना करने की शपथ ली। देखिए, हमारे जितने भी इन्फोर्समेंट के एक्ट्स नियम हैं उनका पर्पस है करेक्शन, रिफॉर्मेशन। तो यदि कोई मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है, सुधारात्मक कार्रवाई, बिहेवियरल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो तब मजबूरन फिर हमको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन यदि उसी प्रोसेस के दौरान
उनकी रियलाइजेशन आ गई है और वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए माफ़ीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, तो तब ऐसे केसेस में फिर उनको उनकी क्षमा याचना के आधार पर केस निस्तारित कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रशासन अब डिजिटल मोड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सरकार ने आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है। अप्रमाण पत्र को लेकर शिकायतें वितरण किए जा रही हैं और इन सेवाओं को मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब घर बैठे उपलब्धि कराई जा रही है, जिससे समय की बचत साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है, उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारी जिला योजना में जितनी स्कीम्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, अभी फर्स्ट फेज़ में हमने एग्रीकल्चर की सारी स्कीमों की जो बेनिफिशियरीज है उनका जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन कर दिए ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हो और उसमें कोई इशू ना हो कि जिसने पहले अप्लाई नहीं करा था उसको ना मिले और दूसरे को मिल जाए, तो ये हमने ऑनलाइन कर दिया सिस्टम। प्रदेश की नायब पंचायतों में तैनात कृषि अकारों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि में पारंपरिक कृषि सहायकों ने उपाधिकारियों को एक उन प्रतिनिधिमंडल और कृषि मंत्री में भेंट दिया है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी का फूलों की माला एवं पुष्प गुच्छा बनाकर उनका आभार व्यक्त किया है और अवतल में होकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश के बाद कृषि सहयोगों का मानदेय 8,300 से बढ़ाकर 11,391 किया गया है और इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। तो मैं नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विश्व का सबसे अधिक युवा देश है तो भारत है। आज विश्व की आबादी का 60% युवा भारत में रहता है और आज कल उनकी घोषणा हुई है। इससे आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देश में एक उत्साहवर्धन हुआ है। जहां कांग्रेस का युवा और सपा का युवा 55 साल का है, हमारा युवा बिल्कुल वास्तव में युवा है और निश्चित इसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी, नई गति मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने ऋषिकेश में कल्याण पत्रिका के शताब्दी महोत्सव में शिरकत किया और फिर हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने उन्हीं पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी के मुलाकात के बाद आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि आज भारत अपनी शक्तिशाली पहचान बना रहा है। जैसे कि उनकी दिव्य प्रकृति है, वो सनातन संस्कृति के रक्षक हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी न केवल सनातन संस्कृति के रक्षक हैं बल्कि वह प्रगति के लिए भी, विकास के लिए भी एक माने जाते हैं कि उनके द्वारा राष्ट्र में एक अद्भुत विकास हो रहा है।
प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार आज से प्रदेश भर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिक रोहित आलियाल ने कहा है कि आज रात में पश्चिम विभोज प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य रूप से 23 जनवरी को अधिकतम मौसमी और पर्वतीय जनपदों में हल्की और मध्यम बारिश, 100 मीटर और उससे अधिक ऊंची वाले पर्वत क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और 24 से 25 जनवरी को भी उत्तराखंड के अंदरूनी जनपदों में बल्कि हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो 22 की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 22 की कह सकते हैं शाम रात को उत्तराखंड के जो है पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे गढ़वाल में जो है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पे, ऐसी देहरादून, चमोली या पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिलने की संभावना है। 23 तारीख को उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर मैदानी क्षेत्रों एवं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और 2300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। 24 से एक्टिविटी कम हो जाएगी। 24-25 में उत्तराखंड के जो अंदर के जनपद हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहां पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा, बर्फबारी मिल सकती है। तो ये कहेंगे कि मेन एक्टिविटी जो है वो 23 जनवरी को है, जिसमें उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी जो है 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसमें साथ ही देखेंगे कि 23 तारीख को जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, साथ ही जो है तेज झोंकेदार हवाएं जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, वो चलने की संभावना है। और जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ कहीं कहीं भारी बर्फबारी भी मिल सकती है। तो जो मेन एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 23 तारीख को अभी। आज के उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।